नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसमें हिंदी का करामात तो दिखेगा ही, आपको बहुत सी जानकारियां बड़ी ही संवेदनशील तरीके से लेनी पड़ेंगी। इस टाइटल को जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसे मैंने कल एक बार लगा दिया था थंबनेल के रूप में, और उसमें ना बस शब्द आगे पीछे हुए थे और मायने बदल गए थे। इस कारण से रात को सेशन ना करके मैंने इसको सुबह शिफ्ट किया। मैंने कहा नहीं, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये टाइटल सही से सिद्ध होगा। मैं पूरी विषय वस्तु को विस्तार से लेकर चलता हूं। फिलहाल के लिए हेडलाइन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या दिखाई दे रहा है? भारत में 83% बेरोजगार हैं युवा। अब इस लाइन को उल्टे तरीके से पढ़ा जाए, 83% युवा बेरोजगार, दोनों में कितना अंतर है, इसको अगर आप समझ गए तब तो ये सेशन आपके लिए शुरू हो चुका है। अदरवाइज यहीं से घमासान शुरू हो चुकी है। पहले मैं हेडलाइन ही डिस्कस कर लेता हूं सो दैट आप इस बात को गंभीरता से आगे समझते चलें और ये कितनी बड़ी बात है इसको समझ पाएं। 83% बेरोजगार है युवा, मतलब जो कुल बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, अगर 100 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो उनमें से युवा की संख्या 83% है। और दूसरा, कुल युवा जितने हैं उनमें से 83% बेरोजगार है। ये दोनों में अंतर है। आप मान लीजिए कुल युवा 1000 हैं तो उनमें से 83%, कुल युवा 1000 हैं, उनमें से 83% का बेरोजगार होना, ये तो एक बात हुई, यानी कि 830 लोग बेरोजगार। एक तो ये खबर बनी। और एक दूसरा, कुल युवा 1000 हैं, उनमें से 100 लोग बेरोजगार हैं। कुल युवा 1000 हैं, उनमें से 100 लोग बेरोजगार हैं, उनमें से 83% बेरोजगार जो हैं वो युवा हैं। ये नंबर कितना बन के आया? 83। बस इसी में सारा की सारा खेल है। अगर आप इस विषय वस्तु को समझ गए, नहीं समझे तो मैं इसको एक बार बस बोर्ड पर पेन से और समझा देता हूं, फिर हम इस विषय को लेकर आपके सामने आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान से समझ लेना। इसको मैं समझा इसलिए रहा हूं ताकि आप इस विषय वस्तु के साथ में जो शब्दों की खिलवाड़ है उससे बच सकें। पहले कुल युवा यानी कि टोटल यूथ। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो भी समझाऊंगा कि ये यूथ क्या होता है। मान लीजिए टोटल यूथ 1000 है, मैं यहां पर भी लिख रहा हूं टोटल यूथ 1000 है। अब दो केस बन रहे हैं, केस 1, केस 2। पहला केस कहता है कुल युवा का 83% बेरोजगार है, टोटल का 83% बेरोजगार। इसका मतलब हुआ 830 लोग, 830 यूथ बेरोजगार। ठीक है। नंबर दूसरा कहता है कि अब ये टोटल यूथ 1000 भले ही हो, लेकिन इससे अप्रभावित होते हुए अगर आपसे यह कहा जाए कि देश में 100 लोग बेरोजगार हैं, या फिर 1000 लोग बेरोजगार हैं, या फिर 50,000 लोग बेरोजगार हैं, यह नंबर इससे प्रभावित नहीं है कि टोटल यूथ कितना है। यह बात इससे प्रभावित है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। तो मान लीजिए कि देश में 100 लोग बेरोजगार हैं, तो फिर उन 100 बेरोजगारों में से 83% जो लोग हैं वो यूथ हैं। मतलब अब आप ये कहेंगे आपने ये 100 क्यों लिया, ये तो 10,000 भी हो सकता था। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि वास्तविकता में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है इंडिया में वो 6.5% के आसपास चल रही है। 6.5% के आसपास चल रही है। मतलब क्या हुआ? 15 साल की उम्र से लेकर के 59 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, उन लोगों की जो कुल संख्या है, उस संख्या में अनएम्प्लॉयड लोग मात्र 6.5% हैं। अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो 6.5% के आसपास है, 6.54 या कुछ इसी नंबर के आसपास है। मतलब यह हुआ कि यदि मैं 83% बोलता हूं तो यह नंबर ऐसा लगता है कि 15 से 59 के बीच में जितने भी लोग हैं उसका 83% बेरोजगार है। नहीं, 15 से 59 में यूथ किसको कहा गया है? अब यही चीज आपको समझ लेनी है सो दैट आज की हेडिंग समझ में आए। यहां 15 से 59 में जो यूथ है वो 15 साल से 29 साल के बीच में माना गया है। मैं इसीलिए आज इस हेडलाइन के ऊपर आने से पहले आपको एक टाइटल समझा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके अंदर वो निराशा का जो भाव है ना, जो टाइटल पढ़ते ही बनता है, आप उससे पहले ही उबर जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
15 साल से 29 साल के बीच में जो व्यक्ति है, वो आप और हम जैसे वो लोग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में हैं, जो कंपटीशन के अंदर हैं, जो स्कूल के अंदर 12th के अंदर है, 10th के अंदर है। आजकल तो 10th में होता है 15 साल का बच्चा, क्योंकि 5 साल का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहा है, ये 10th का बच्चा हुआ। 10th का बच्चा 12th में 17 साल की उम्र में पहुंचा, 20 साल की उम्र के अंदर वो ग्रेजुएट होता है या 21 साल की एज में ग्रेजुएट होता है। तो 21 साल से लेके 29 साल आप इंडिया के रेस्पेक्ट में समझ लीजिए, लेकिन लेबर फोर्स में 15 साल से 29 साल के बीच के व्यक्ति को यूथ माना गया है। तो ये जो आंकड़ा है वो कहता है कि जितने भी बेरोजगार आपको दिख रहे हैं, मान लीजिए देश की कुल 15 साल से 59 साल की उम्र में 6.5% लोग बेरोजगार हैं, तो इस 6.5% में भी बड़ा परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज, 83% ऑफ दिस 6.5% वो ये उम्र कैटेगरी वाला व्यक्ति है। तो पहले तो न्यूज की हेडिंग को समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अखबारों ने तो इसको प्रेजेंट ही ऐसे कर दिया कि बेरोजगार 83% देश में हो गए। नहीं, बेरोजगारों का 83% यूथ है और वो भी 15 साल से 29 साल के बीच का है। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। भारत में 83% जो बेरोजगार हैं वो युवा है। तो देश में बेरोजगार कितना है, तो कुल वर्कफोर्स का 6.5%, उसका 83% यूथ है। यहां तक समझ में आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट किसने निकाली, किसके ऊपर रिपोर्ट है, ये सारी बातों की चर्चा करते हैं। अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट निकल कर आता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब ये जो 15 से 29 वाला जो व्यक्ति है ना, इससे अपना सामना बहुत बार हुआ है। आप में से जिन्होंने भी मेरे व्लॉग्स डले देखे हैं, अंकित अवस्थी व्लॉग्स करके हमारा एक चैनल है, उस पर जाकर देखिएगा। अभी जब मैं प्रयागराज यात्रा पर था, बनारस की यात्रा पर था, काशी की यात्रा पर था, तब मैंने वहां पर बच्चों से बात करते हुए जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला है, वो इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं। जब मैं उन स्टूडेंट्स से बात करते हुए कह रहा हूं कि आज आप में से बहुत सारे लोग रोजगार के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन आप में से ना जाने आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्हें ईमेल पर डॉक्यूमेंट अटैच करना नहीं आता है। आप में से अधिकांश लोग वो हैं जिन्हें एक्सेल फाइल पर डेटा डालना नहीं आता है, फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं आता है, एमएस ऑफिस नहीं आता है, जो एकदम बेसिक कोर चीज है, जो मात्र 10-15 दिन अगर सिंसियरली कंप्यूटर के साथ बैठा जाए तो सीखी जा सकती है। और आजकल जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, देश में कंप्यूटर की क्रांति आई हुई है, उस दौर में लोग उस तरह की बहुत ज़्यादा इस लोगों को पसंद करते हैं कि इन्हें कम से कम ये तो आता हो। ये मेरे व्लॉग में जाकर सुन सकते हैं आप। जब आज के इस सेशन को बढ़ेंगे आगे और रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का पर्टिकुलर जिक्र है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे व्लॉग का कटिंग तो नहीं डाल दिया गया है। खैर कोई बात नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पर हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि हेडलाइन है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, 83% ऑफ जॉबलेस इंडियंस आर यूथ। और यूथ कौन सी उम्र से, 15 साल से 29 साल के बीच का व्यक्ति बेरोजगार है, ऐसा ILO ने कहा है। अच्छा, इस बात को ना समझने से पूर्व थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि बात को कहा किस तरह से गया है। कहने पर यह नंबर चूंकि बड़ा साउंड प्रतीत होता है, इसलिए हमें लगता है कि भाई साहब पता नहीं कितना विघन संकट आ गया है। वास्तविकता में बात में एक बड़े नंबर को हाईलाइट किया गया है। ये न्यूज़ प्रस्तुतिकरण का अपना एक तरीका है, क्योंकि हेडलाइंस में इस 83% को इतना हाईलाइट कर दिया, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि हाय तौबा मच गई है, बेरोजगारी आ गई है, बेरोजगारी आ गई है। वास्तविकता में खेल केवल प्रेजेंटेशन का है। Among Indian jobless, India's jobless 83% are youth, ये ILO ने कहा है। बस आगे पीछे बदल दो इसको, 83% लोग बेरोजगार, बस इतना लिख दो, बस एक शब्द मिस कर दो तो बवाल हो जाएगा, है ना। और कई अखबारों ने, हिंदी के अखबारों ने तो इस कमाल को करके दिखा भी दिया है। खैर, पर मैंने आपको एक एक चीज समझा दी। ILO के हिसाब से यूथ क्या है, बेरोजगारी क्या है। अब बेरोजगारी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से परिभाषा के आधार पर चलें तो ये वर्किंग कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें जो व्यक्ति काम करना चाहता है उसको काम उपलब्ध ना हो रहा हो। तो समझिए यह सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की है। आप काम करना चाहते हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति को अनएम्प्लॉयमेंट कहा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट कई प्रकार के हैं, जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, जिससे हमारा यूथ सबसे ज्यादा गुजर रहा है। ये क्या है?
आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए कोई स्किल चाहिए, लेकिन आपकी वर्कफोर्स के पास में वो स्किल ही नहीं है। आपको लोग तो चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो आज अपनी पाठशाला है, इसमें एक लंबा बड़ा चौड़ा स्टाफ काम कर रहा है, काफ़ी सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग बैकग्राउंड में कंटेंट का काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, है ना। लेकिन हमें तलाशते समय बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है कि लोगों को बेसिक्स में अंग्रेजी का आना अता पता नहीं है। अंग्रेजी के साथ साथ जब हम अपने फैकल्टीज को हायर करते हैं कि आपको पीपीटी बनाना आता है क्या, बोले नहीं सर, हमें तो सिर्फ पढ़ना आता है। मतलब आप सोचिए, बेसिक फीचर्स जो होने चाहिए ना, वो मिसिंग है। दैट इज नॉन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक का मतलब यह है कि सब गर्मी की छुट्टियां आई थी तब तो गन्ने का जूस बेच लिया, लेकिन गन्ने तो सर्दियों में मिलेंगे ही नहीं, या मिल भी रहे हैं तो जनता नहीं पी रही है। इस स्थिति में जो बेरोजगार सर्दियों में हुआ वो बेचारा अंडे की या फिर मूंगफली की दुकान लगाएगा। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल या ट्रांजिशनल, मतलब सिस्टम ही चेंज हो रहा है। जैसे एक बार आईएसडी एसडीएम अपने वो चला करते थे, पीसीओस चला करते थे, जहां से कॉल करते थे लोग एसटीडी वगैरह के, अब वो बंद हो गए, सीडी की दुकानें बंद हो गई। ये वो है जो ट्रांजिशनल, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, आप पीएचडी किए हुए हैं लेकिन बाबू के नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में समटाइम्स वैसे लोग भी शामिल होते हैं जो ये मानते हैं कि यार मेरे लिए कंडीशन नहीं है जॉब की, मैं अभी नहीं करूंगा यार, मतलब मेरे लायक जब जॉब होगी तब मैं कर लूंगा। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि जॉब मार्केट जो है ना वो कंडीशन इंप्रूव करे तो लोग जॉब के लिए आगे निकल कर आए। बहुत बार बहुत सारे बच्चे तैयारी इसलिए कर रहे होते हैं, यार 10-15 हज़ार की नौकरी मुझसे नहीं हो पाएगी और मेरे को ना थोड़ी ढंग की नौकरी चाहिए, तो मैं तैयारी कर लेता हूं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लूंगा तभी जाकर के नौकरी करूंगा, ठीक है। डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो खेती में होता है, 5 लोग भी वही प्रोडक्टिविटी निकालने वाले हैं, छठा आदमी भी जोड़ दिया तो प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क ना पड़े, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि लोग जितने हैं उनसे ज्यादा रख करके भी आप रोजगार में कोई बड़ा अंतर ना क्रिएट कर पाए। नापी कैसे जाती है बेरोजगारी, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, भाई देश के अंदर एक जनसंख्या का अनुपात निकाल लिया कि मान लीजिए 25% युवा हमारे पास हैं कुल आबादी का, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कर, उनमें से कितने लोगों को रोजगार नहीं है, और टोटल वर्कफोर्स जो हमारे पास 15 साल से लेकर 59 साल के बीच के जो युवा हैं उनकी संख्या, उनके बीच के अंतर को अनएम्प्लॉयमेंट रेट के रूप में निकाला जाता है, ठीक है। कौन निकालता है, तो लेबर डिपार्टमेंट जो है ना उसके द्वारा निकाला जाता है, और इनके द्वारा सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं अर्बन और रूरल एरिया से। अर्बन और रूरल एरिया से लेबर फोर्स का सर्वे होता है पीरियोडिक तरीके से, यानी कि साल में क्वार्टर के हिसाब से होता जाता है सर्वे। और ये ऐसा नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से सर्वे होता है रूरल एरिया में और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में। बाकायदा टीम्स जाती हैं, लगभग 7,000 गांव और 6,000 शहरी क्षेत्रों में जाकर के लगभग 1 लाख घर और 4 लाख से ज्यादा लोगों को डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है कि क्या आप बेरोजगार हैं, क्या काम करते हैं, क्या आपने जितनी पढ़ाई की है उस लेवल का आपको रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। प्रॉपर तरीके का सर्वे किया जाता है। उदाहरण के लिए 2022-23 के अंदर जब सर्वे हुआ तो 1 लाख घरों तक, जिनमें से 55,000 के आसपास घर रूरल थे और 45,000 के आसपास अर्बन एरिया के घर थे, उनमें 4 लाख लोगों से सर्वे करके जानकारी निकाली गई थी, ठीक है। इवन अर्बन एरिया में तो सर्वे 2 बार किया जाता है, एक बार बाई फेज यानी कि व्यक्ति जाकर पूछता है, और दूसरी बार उनको कॉल करके कंफर्म किया जाता है कि सर हमारी टीम आई थी, आपसे पूछा था कि आप बेरोजगार हैं, आपने क्या पढ़ाई की हुई है, आप अपना धंधा करते हैं या क्या करते हैं, इस तरह से यानी प्रॉपर तरीके से डेटा कंफर्म किया जाता है। तो उस डेटा को अगर ध्यान से देखा जाए तो फिलहाल जो भारत की बेरोजगारी चल रही है दैट इज 6.57। जनवरी 2024 का आंकड़ा मैं शेयर कर रहा हूं, यानी कि हमारी 15 साल से लेकर के 59 ईयर एज की जो पॉपुलेशन है, जिसे वर्किंग एज कहा जाता है, उसमें से 6.5% लोग ही बेरोजगार हैं, ठीक है। यह बेरोजगारी समय के साथ अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगी 2008 से लेकर के 2024 तक जनरली यह आंकड़ा 5 के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। 2020 में जब कोरोना का बहुत ज्यादा प्रभाव था तब यह 8% तक गया है, 2022 में 7.3, 2023 में 8 और 2024 में फिर 6.5। इससे पहले ये 5.3, 5.2, 5.36 इसी नंबर पर रहा है, यानी 5 का आंकड़ा छूता रहा है। कुल पॉपुलेशन का हमारे पास में 6, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन का 15 से लेकर 59 ईयर की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके अंदर से 6.5% बेरोजगारी है।
अब ये जो आज रिपोर्ट जिस पर चर्चा हो रही है, इसका जिक्र किसने किया है? ये किया है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के नाम से आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जिसका मुख्यालय इंडिया में है। इन दोनों ने मिलकर के एक सर्वे निकाला जिसका नाम था इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जिसमें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन और स्किल को ध्यान में रखकर बात की गई है। ध्यान रखना, ये जो यूथ शब्द है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 15 से 29 साल के बीच में है। आज राजनीति में जिस प्रकार से कहा जाता है युवा नेता, यहां पर आईएलओ नहीं मानता उन्हें युवा, आईएलओ उन्हें अडल्ट मानता है। आईएलओ के अनुसार 29 से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो अडल्ट में आता है। तो 15 से 29 का जो यूथ है उसके अनएम्प्लॉयमेंट पर, उसके एजुकेशन पर और उसकी स्किल्स पर इस इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अंदर चर्चा की गई है। ठीक है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा में इसकी मतलब जिनेवा में स्थित है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 1998 के अंदर इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर के स्थापित किया गया था, यानी ISLE द्वारा स्थापित किया गया संगठन था। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिएगा। कुछ लोग इसे अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट मान रहे हैं कि भाई साहब विश्व ने कहा है कि देश के अंदर ये हालात है। नहीं, ये भारत सरकार ने ही डेटा निकाला है, भारत सरकार का अपना डेटा है। कैसे? अब आपके सामने प्रमाण देखिए। ILO और IHD, ये दोनों संगठन, IHD इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। आप यहां पर देखें, यहां पर ये जो व्यक्ति आपको इसको लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भारत सरकार के वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, जिनका नाम डॉक्टर अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरन इस पूरे की पूरे मसले को जनता के सामने रखते हुए तस्वीरों में 27 तारीख को दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को बाकायदा टैग भी किया हुआ है। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ही यह रिपोर्ट जारी की है, यह आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में जिस विषय पर ध्यान दिया गया है उसमें क्या है कि हमारे जो बेरोजगार हैं उनमें से 83% जो लोग हैं वो युवा हैं। और ये रिपोर्ट किसने निकाली? आईएलओ ने और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि भारत की अपनी रिपोर्ट है और भारत सरकार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिक के सामने रखा गया है। ठीक है, इनमें से फिर जो आंकड़े निकले वो चिंता के थे। कौन से चिंता के आंकड़े थे? ये यूथ पर फोकस्ड रिपोर्ट है, ये पूरे देश की बेरोजगारी के बारे में फोकस्ड रिपोर्ट नहीं है, केवल यूथ को टारगेट करके निकाली गई रिपोर्ट है जिसमें कुछ आंकड़े दिए खाए गए हैं। और वो क्या है? इनमें यह कहा गया है कि जिन युवाओं के कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन है उनमें बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। अब इसके दो आयाम हैं। जिन युवाओं के कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन यानी जिन्होंने 10वीं तक की परीक्षा की हुई है उनमें पढ़ाई की हुई है, तो कॉमन सेंस यूज करिए। मतलब ये आंकड़ा बहुत ही मतलब ऐसा है कि इसको आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक इस आंकड़े से खुद ही संतुष्ट हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, 10वीं पास किया हुआ व्यक्ति 15 साल का है, यूथ की डेफिनेशन के अंदर क्या रखा गया है? 15 साल से 29 साल। तो मेरे भाई ये तो कॉमन है कि इंडिया में ना तो 10वीं क्लास में मैं नौकरी करने गया था, ना जो मेरा लिसनर है उसमें से 10% ही ऐसा मजबूर व्यक्ति होगा जो 10th में नौकरी करने चला गया होगा। अदरवाइज हमारे देश के अंदर ग्रेजुएशन तक तो, यानी चाहे वो पीजी मतलब यूजी के नाम पर उसने ग्रेजुएशन सिंपल बीए बीएससी किया हो या बीटेक किया हो, 15 साल के अंदर आप 7 साल और जोड़ दो या एटलीस्ट 5 साल और जोड़ दो, 21 या 22 साल तक की उम्र तक तो वह व्यक्ति अपने हाथ में नौकरी का कोई भी मतलब मसला ही नहीं लेता। लेकिन दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां 15 साल का बच्चा ऑफिशियल वर्कफोर्स में शामिल हो जाता है। चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यूज की हेडिंग है कि सेकेंडरी एजुकेशन जिनके पास है वो बेरोजगार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो भाई साहब बेरोजगारी में वो स्टूडेंट है जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि यहां पर एक और मसला आता है, और वो क्या है? कुछ आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि लेबर फोर्स काउंट करते समय स्टूडेंट को काउंट नहीं किया जाता है। ये भी आईएलओ अपनी रिपोर्ट में श्योर करता है, जब रिपोर्ट के डेटा कलेक्ट करता है तो बोले स्टूडेंट को हम काउंट नहीं करेंगे। अब बताओ, तो ऐसी स्थिति में जो 10वीं पास व्यक्ति हमारे देश में एजुकेशन छोड़ दिया है उसकी भी बेरोजगारी ज्यादा है। ये रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है। ध्यान से समझना, जब तक हम ये 15 साल वाली बात कर रहे होते हैं तब तक हमें लगता है 10वीं क्लास का बच्चा कहां नौकरी करने जाएगा। कोई बात नहीं, आईएलओ भी जानता है इस बात को। ऐसा नहीं है आप और हम ही इंटेलिजेंट है, बनाने वाले भी तो इंडियंस ही है ना, वो भी तो जानते हैं कि 15 साल का बच्चा नौकरी करने कहां जाएगा।
लेकिन बहुत से शहर ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी या 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब वो रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट इस बात पर ध्यान दे रही है, ठीक है ना। तो 2000 में जहां 35% लोग ही बेरोजगार थे जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन लिया हुआ था, 2022 में यह आंकड़ा 65% है जिन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक बार के लिए ये आंकड़ा देखते हैं। पहले सन 2000 का आंकड़ा देखिए और 2022 का आंकड़ा देखिए। इन दोनों आंकड़ों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, ध्यान से समझना। जिस चीज पर आपको फोकस करना है दैट इज यूथ। ये पूरी रिपोर्ट केवल यूथ पर फोकस्ड है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इंडिया का फैक्ट फिगर ढूंढ रहे हो, नहीं बताया गया है, कोई भी जानकारी इस रिपोर्ट में नहीं दी गई है, केवल यूथ पर फोकस्ड है ये रिपोर्ट। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी इन टोटल अनएम्प्लॉयमेंट पर्संस के अंदर अगर उनका नंबर जांचा जाए, उनका शेयर जांचा जाए, 10th और 12th किए हुए जो लोग हैं उनका बेरोजगारी में कंट्रीब्यूशन जांचा जाए, तो इधर देखिए साहब, अगर हम कहें कि हमारे देश में कुल यूथ कौन सा 15 साल से 29 साल का व्यक्ति, अगर उसकी बेरोजगारी में मात्रा देखी जाए कि कुल बेरोजगारों में अगर मान लीजिए कि 100 लोग बेरोजगार देश में घूम रहे हैं तो उनमें से 15 से 29 साल का जो यूथ है वो वर्ष 2000 में 88% था जो बेरोजगार था। लेकिन जिन्होंने 10वीं पास की हुई थी या 12th पास की हुई थी वो मात्र 54% ही लोग थे जो बेरोजगार थे। वहीं आज का आंकड़ा अगर हम देखें तो जहां कुल 100 लोग बेरोजगार हैं उनमें से 15 से 29 साल के जो लोग हैं वो 83% बेरोजगार हैं। यूथ कितना बेरोजगार है? 83%। और उनमें से 65% व्यक्ति ऐसा है जिसने 10th और 12th पास की हुई है, 10th या 12th पास की हुई है। आई बात समझ में? चिंता किस बात की है कि पढ़ने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ी है, ओवरऑल बेरोजगारी घटी है, लेकिन पढ़ने के बाद भी बेरोजगारी बढ़ी है। अब इस पे भी पक्ष और विपक्ष हैं। पक्ष किस बात का है? पक्ष इस बात का है कि वर्ष 2000 में इंडिया की जो लिटरेसी थी वो 65% के आसपास थी, वहीं पर अब ये 75% क्रॉस कर चुकी है। तो लिटरेसी में भी अंतर देखा गया है। ऐसी स्थिति में संभव है कि लिटरेट लोग ज्यादा हो गए, इसलिए बेरोजगारी। मैं पक्ष और विपक्ष आपके सामने दोनों इसलिए रखता चल रहा हूं, आपके पास आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट दोनों हों, ताकि आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो बेहतरीन निकल कर आए। तो यहां पर क्या निकल कर आया? 88% जहां पहले बेरोजगार हुआ करते थे अब 82% बेरोजगार हैं। क्या यह नंबर सफिशिएंट है? हम ये कहकर खुश हो जाएं कि वाह देश ने देखो कितनी जबरदस्त तरक्की की है। हम 20 सालों के अंदर भाई साहब कुल मिलाकर 6% और भी 5% बेरोजगारी कम कर दिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। भारत जैसे देश को जो ये कहता है कि दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने हम जा रहे हैं, अगर हमारी कुल पॉपुलेशन में से 100 लोग बेरोजगार लोगों में से अगर 83% यूथ बेरोजगार है तो ये भी अपने आप में एक शर्मिंदगी की बात है। क्यों शर्मिंदगी की बात है? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला वही व्यक्ति है। किसी भी डिफेंस फोर्स की बात कर लीजिए, सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी प्रकार की उठाकर देख लीजिए, इंजीनियरिंग उठाकर देख लीजिए, इवन सिविल सर्विसेज उठाकर देख लीजिए, एसएससी की सर्विसेज उठाकर देख लीजिए, टेक्नोक्रेट्स उठाकर देख लीजिए, नई टेक्नोलॉजीज को आजमाने वाला व्यक्ति देख लीजिए, वो पूरी तरह से यूथ ही होता है जो हर प्रकार के नए चेंज को तत्काल प्रभाव से एक्सेप्ट करता है। ऐसी स्थिति में क्या असुविधा है, क्या दिक्कत है कि हमारे 29 साल तक के बच्चे को यह नहीं पता कि उसे कौन सी चीज करनी है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है? क्योंकि अगर देश की औसत उम्र देखी जाए कि भाई कितने साल तक आदमी जी रहा है तो 65-70 साल तक तो कुल एज है। 30 साल तक का आदमी तो बेरोजगारी में ही निकल गया जीवन उसका, तो उसकी मतलब देश के लिए जो योगदान वाली उम्र है वो तो मात्र अगले 30 साल ही बची। तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, चिंताजनक विषय है। तो चिंताजनक विषय जो आपके सामने है वो क्या होना चाहिए कि जो यूथ बेरोजगार है वो क्यों है, ना कि ये कि हमारे कुल इतने सारे लोगों में से सब 83% लोग बेरोजगार हैं। नहीं, वो फैक्ट को दिखाने का तरीका अलग तरीके से रहा है। ठीक है, तो नंबर है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बात मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी। इनमें भी सबसे ज्यादा जो खराब गुणवत्ता है वो कहां की है? यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी खराब है।
क्योंकि यहां की क्षेत्रीय नीतियों के चलते वर्षों से रोजगार की स्थिति काफी खराब रही है। जब लेबर फोर्स के नाम पर, मतलब ये आईएलओ के द्वारा ये आंकड़ा इकट्ठा किया गया, तो इस आंकड़े के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इन 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया। किन किन पर? परसेंटेज ऑफ वर्कर्स employed in regular form worker, percentage of casual laborers, percentage of self-employed workers, work participation ratio, average monthly earning of casual labor, unemployment rate of secondary and above secondary, youth not in employment and educational और training। इस प्रकार से 7 आंकड़ों को ध्यान में रख करके ये डेटा निकाला गया। ठीक है, महिला और पुरुषों का आंकड़ा भी निकाला गया। एक इंटरेस्टिंग बात भारत के साथ समझिए, भारत की बेरोजगारी में जितना भी बड़ा नंबर आता है, जब उम्र के हिसाब से लोग काउंट किए जाते हैं, तो देश का दुर्भाग्य इस विषय पर है कि हमारे देश में महिलाएं एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं। लेकिन जब जनसंख्या की काउंटिंग होती है तो 15 से 29 काउंट करिए या 15 से 59 काउंट करिए, नंबर ऑफ फीमेल्स भी काउंट होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि किसी देश की आबादी बताइए 15 से 59 साल के बीच में कितनी आबादी होगी, बोले सर मान लीजिए ये आबादी 1 लाख है, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, तो निश्चित ही 50,000 तो इनमें से महिलाएं हैं। और हमारे यहां पर महिलाओं का जॉब जो है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। महिलाओं का वर्क में पार्टिसिपेशन कितना है आप इसका अंदाजा लगाइए कि फीमेल का जो वर्क पार्टिसिपेशन है ये अराउंड 28% के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है। जहां पुरुषों का 55% से ऊपर चल रहा है, वहां 28% महिलाओं का। यानी कि एक प्रकार से जो सीधा सा कारक जिसकी वजह से पूरी तरह से देश के अंदर बेरोजगारी की संख्या बढ़ने की बात की जाए, तो महिलाओं के पास रोजगार या तो है नहीं, या हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई जिसके चलते महिलाएं रोजगार तक जाएं। तो ये स्थिति ऑटोमेटिक अनएम्प्लॉयमेंट को हाइट पर ले जाती है। ठीक है, ये बात यहां पर की गई है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बात निकल कर आई? इसके अलावा एक और आंकड़ा निकल कर आया, और वो क्या है कि हमारे देश के अंदर बहुत सा यूथ ऐसा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब उसे किसी के यहां नौकरी नहीं करनी है। 2022 तक के आंकड़े को अगर उठाकर देखें तो 47% यूथ ऐसा है। वहीं अगर अडल्ट में बात की जाए, 29 साल से ऊपर के व्यक्ति की बात की जाए, तो 58% यूथ ऐसा है या अडल्ट ऐसा है जो किसी के पास नौकरी करना नहीं चाहता। तो क्या चाहता है? वो खुद का धंधा बनाना चाहता है। ये तो अच्छी बात है किसी देश के लिए, नौकरी ना करना, नौकरी देने वाला बनना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला जो आंकड़ा है हमारे देश में, वो भी यहां पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, लेकिन इसी सारी चीज में ये वाला पॉइंट बहुत बड़ी जानकारी बनकर आया जो मैंने अपने व्लॉग्स में किया, शेयर किया, आप चाहिए तो देखिएगा, कि स्टडी के मुताबिक 90% युवा जो एक्सेल की स्प्रेडशीट है ना उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं डाल सकता। 60% ऐसा है जो कि फाइल को कॉपी पेस्ट करना नहीं जानता। कम से कम 75% युवा तो फाइल को अटैच करके ईमेल पर नहीं भेज सकता। ये मेरे उसका व्लॉग का पॉइंट आप जाकर के देख लीजिएगा, ये सच्चाई है। मैंने यूथ में बोली हुई है ये बात, आप जाकर के तलाशिएगा। क्योंकि हमारे पास जब भी हम फैकल्टी रिक्रूटमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट, एडिटर रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकालते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा है, उसने सरकारी नौकरी की ही तैयारी की है, उसने स्किल डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया। बोले सर ये भी क्या बच्चे की गलती है क्या? नहीं भाई, बच्चे की गलती तो भले ही ना हो, सरकार की ही गलती हो, लेकिन आपको इस मार्केट की जरूरतें साथ साथ पता रहें, यही इंटरनेट आपको बता रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से आप जहां बैठ के मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको आज के सेशन से भी ये समझ में आ जाए कि हमारे देश में अगर लोग केवल ये बेसिक कंप्यूटर की चीजें समझ जाएं तो भी उनको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के काम के लिए तत्काल प्रभाव से हायर कर लेगा। ये बड़ी चीज है, आपको लाइटली लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा वो देखा गया। एक और चीज यहां पर हाईलाइट की गई और वो ये है कि कई लोगों की कोरोना काल के अंदर नौकरी चली गई, जिनमें से पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आने वाले समय में उसका भी रोजगार पर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे काम खुद से ले लेगी। मैं आपको पहले भी इस पर सेशन करके बता चुका हूं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से लोगों की नौकरियां ले चुकी होगी। ओईसीडी का मानना है कि 27% जॉब एआई के कारण आने वाले समय में चले जाएंगे। मतलब ये मानकर चलिए कि मिलियंस ऑफ लोग जो है ना 2030 तक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह एक चिंता का कारण है।
चिंता का कारण है यूथ का इस समय स्किल्ड होना आवश्यक है और स्किल होकर के आगे बढ़ना भी आवश्यक है। इसी बात के ऊपर सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हमला बोला। विपक्ष ने अपने द्वारा इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अपनी तरफ से सरकार की उदासीनता पर अपना तर्क रखा। खड़गे साहब ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी ने कहा कि देख लो लोगों के सामने क्या बेरोजगारी का आलम है, उसे देखो, और उन्होंने अपनी नीतियां रखी। ये बहुत ही अच्छा तरीका राहुल गांधी जी ने अपनाया। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि अपोजिशन को चाहिए कि सरकार जहां जहां पर कमजोर हो वहां पर वो एज ए शैडो गवर्नमेंट काम करे, वो बताए कि अगर हम होते तो क्या करते। आज आपको जो मैं कई बार सलाह देता हूं ना, उस सलाह को यहां पर इस ट्वीट में इंप्लीमेंट होते हुए देखा जा सकता है। देखो, मैंने कई बार आपसे कहा है, ब्रिटेन की राजनीति में क्या होता है ना, सरकार जिन मसलों पर फेल होती है, अपोजिशन वहां शैडो गवर्नमेंट दिखाता है। मतलब वो एक तरह से आभासी सरकार बना के दिखाता है कि यदि हम वित्त मंत्री होते तो ऐसा करते, हमारी सरकार होती तो ऐसा करते। देखो राहुल गांधी जी ने कितना अच्छे से इस पूरे की पूरी रिपोर्ट पर अपना स्टैंड रखा है। आप इधर देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। या तो उनके पास नौकरी है ही नहीं या फिर वो बहुत कम मेहनत आने की स्थिति में है। रिपोर्ट कहती है कि 65% पढ़े लिखा युवा बेरोजगार है। हमारी गारंटी है कि हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। तो पहली चीज, जो पहला पॉइंट है कि हमारे देश के लोग किस चीज पर लगे हुए हैं, तो बोले सरकारी नौकरी की तलाश में, तो बोले हम सरकारी नौकरी भरेंगे। तो एक वादा हो गया। दूसरा, रिपोर्ट कहती है कि स्किल गैप है। मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपका ध्यान किस पर आकर्षित कराया, स्किल पर। तो हम पहली नौकरी पक्की से फ्रेशर को स्किल्ड वर्कफोर्स बनाएंगे। मतलब सबसे पहली नौकरी के लिए हम उसको स्किल्ड वर्कफोर्स बनाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि नए रोजगारों का सृजन करना होगा। तो हमारी युवा रोशनी, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में प्लान बनाए हैं, कि गारंटी स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ की मदद लेकर आएगी। यह है राइट तरीका। जब भी कोई रिपोर्ट आए उसमें आप बता दो कि मैं होता तो यह करता। ऐसे ही रिपोर्ट कहती है कि श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार नहीं है। हम श्रमिकों के न्याय के तहत उनका जीवन बदलने जा रहे हैं। कांग्रेस की नीतियां ही रोजगार की गारंटी है। खैर ये तो सब मतलब इनके बयानबाजी। आप ये जो 3 पॉइंट्स है ना, इनको पकड़िए कि सरकारें जहां जहां पर कमजोर हो वहां अपोजिशन अपनी तरफ से बताए और जनता इस बात का फैसला करे कि ये सही है कि ये सही है, और अपने फैसले से वो डिसाइड करे कि फ्यूचरिस्टिक क्या ज्यादा लगता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इस बात को समझते और समझें। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर आईएलओ की बात को सुने, आईएलओ क्या कहता है, तो वो कहता है कि देखिए दुनिया के अंदर कोरोना काल जैसे निकला तो 2023 में 1% दुनिया भर के अंदर जॉब बढ़ने थे। दुनिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम होना था, लेकिन बहुत से देश जैसे कि चाइना, उसने बहुत बड़ा भीषण इन दिनों अनएम्प्लॉयमेंट देखा है। हालात ये हैं कि चाइना ने तो अभी जो लोग जॉबलेस हैं उनका डेटा प्रकाशित करने से ही रोक लगा दी कि नहीं, इस डेटा को हम नहीं लाएंगे। ठीक है, यूएन बॉडी खुद कह रही है कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की जो सर्विसेज हैं वो आने वाले समय में टेंशन का कारण बनेगी। हालांकि सरकार की तरफ से मंत्री महोदय निकल कर आए, उन्होंने अपना पक्ष गिना दिया। सरकार की तरफ से मंत्री महोदय निकल कर आए, उन्होंने अपना पक्ष क्या गिनाया, उन्होंने गिनाया कि 64 मिलियन यानी 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर किया गया है। ईपीएफओ मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए पीएफ कटता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। तो छोटे श्रमिक जो हैं उनके लिए पीएफ कटता है। तो बोले इतने लोग तो ईपीएफओ के अंदर हमने रजिस्टर किए हैं। साथ ही साथ 34 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। 34 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। इसका मतलब जिनको मुद्रा लोन दिया है वो सेल्फ एम्प्लॉयड बने हैं, यानी वो जॉब सीकर की जगह जॉब देने वाले बने हैं। तो सरकार ने अपना पक्ष रख दिया। सरकार ने कहा जितने हमारे यहाँ ईपीएफओ में लोग रजिस्टर हुए हैं, इतना तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई देशों की पॉपुलेशन है, उतने लोग तो हमारे यहाँ 1 साल के अंदर इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो सरकार ने अपना पॉइंट रख दिया है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है, तो देख लीजिए सरकार ने कितना मुद्रा लोन बांटा, क्या कुछ किया, ये आंकड़ा मैंने दिखा दिया है। ठीक है साहब। प्रधानमंत्री के द्वारा कौशल विकास योजना स्किल लेबर को तैयार करने के लिए 16 से 20 में इसी तरह तैयार भी की गई थी कि लोगों को स्किल सिखाएंगे, मशीन चलाना सिखाएंगे, प्लम्बर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो काम चलते रहे। तो सरकार का रोजगार के लिए जो रवैया है वो आपके सामने है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आए। हालांकि मोदी सरकार का कहना है कि उन्होंने 1.5 टाइम्स ज़्यादा जॉब दी हैं पुरानी गवर्नमेंट से। राजनीति के अंदर पुरानी गवर्नमेंट से ही तुलना का आधार बना करके इसे बताया जा रहा है कि हमने कितनी ज़्यादा दी हैं। लेकिन साहब रोजगार देते हुए इस प्रकार की जो चुनौतियां आती हैं इसका निपटान क्या होगा।
बच्चा जो साल भर तैयारी करके सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में जो 29 साल तक का बच्चा है वो असल में बेरोजगार इसलिए भी है कि उसे सरकारी नौकरी की चाह है, क्योंकि वहां पर एक सिक्योरिटी और सर्टेनिटी उसके दिमाग में भरी है। ऐसी स्थिति में देश के युवा को जो तैयारी कर रहा है एग्जामिनेशंस की, जैसे आप यूपी आरओ एआरओ का देखें, यूपी पुलिस का देखें, और भी बहुत सारे राज्यों के पेपर लीक होने की खबर देखें, बीपीएससी का पेपर हाल ही में लीक लिया, बिहार टीचर रिक्रूटमेंट का लीक हुआ है, राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, देश भर में जो पेपर लीक होते हैं वो भी उस बच्चे को बेरोजगारी की तरफ धकेलते हैं। ठीक है, तो अगर इन जगह पर लगाम लगे, सख्त कानून व्यवस्था बने, स्किल्ड लेबर की मतलब स्किल्ड लेबर तैयार किया जाए, तो निश्चित ही इन विषयों के ऊपर मतलब कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। यही कारण है कि आगे की राह में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, श्रम बाजार की असमानताओं को संबोधित किया जाए, कौशल और सक्रिय श्रम बाजार की नीतियों को मजबूत किया जाए, श्रम बाजार पैटर्न और युवा रोजगार की ज्ञान की कमी को कम किया जाए। ये आगे के ऑप्शंस भविष्य में हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को सारी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। जानकारी समझ में आ गई हो तो छोटा सा कष्ट हमारे लिए भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी साथी जो इस समय उपस्थित हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो यह आंकड़ा थोड़ा घट जाएगा, यानी आप में से इतने लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। क्लिक करना है, बेल आइकन दबाना है, भविष्य में कोई भी अपडेट आएगा आप तक पहुंच जाएगा। और हाँ, जरूरी सूचना में जान लीजिए कि अब से केवल 2 दिन और हैं जिस समय आपको मेरे रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन दिया जा सकता है, मात्र 2100 रुपये में। 1 तारीख से एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट्स, कंप्लीट फाउंडेशन, इसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं मेरे द्वारा। और यहाँ पर प्रॉपर सब्जेक्ट्स को डिटेलिंग के साथ कराया गया है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, बोर्ड के थ्रू आपको पढ़ाया गया है। आप बढ़िया से जाइए, क्लासेस को एक्सेस करिए, आनंद लीजिए। और एग्जाम लेने के लिए करना क्या है, कमेंट बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है, वहाँ पर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करिए, एक व्हाट्सएप पर आपको लिंक प्राप्त होगा, वहाँ से पेमेंट करिए और जाकर के क्लासेस देखना शुरू करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।